नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल में नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। सुरीश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी किया 150 रुपए का सिक्का। त्रिपुरा में आरंभ होगी मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर अगरतला में जेपी नड्डा ने की घोषणा। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। पुंछ के चमरेर समेत कई इलाकों में हथियारबंद लोगों की संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। पुलिस, एसओजी और सेना के जवानों का सघन तलाशी अभियान जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति। स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग की। और चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालत खराब। विलियमसन और रचिन रविंद्र सहित शुरुआती 5 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। नवनिबंधित अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान गुजरात बार काउंसिल द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए और उन्होंने समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरीश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन मूल्य बनाने वाले पूज्य बुद्धिसागर सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में जारी ये स्मारक सिक्का उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद में अमित शाह ने सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन किया। ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज त्रिपुरा में बालिकाओं के लिए 2 नई योजनाओं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लगातार 7वें वर्ष के उपलक्ष्य में अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक मेगा पार्टी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने त्रिपुरा सरकार की इन 2 नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत यदि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में कोई लड़की पैदा होती है तो राज्य सरकार उसके नाम पर बॉन्ड के रूप में 50,000 रुपए जमा करेगी। लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे कुल 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका उपयोग उसकी शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। छात्राओं के लिए दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है। इस योजना के तहत त्रिपुरा बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा में बैठने वाली 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि इन दोनों योजनाओं की परिकल्पना मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल के पूरा होने के अवसर पर अगरतला पहुंचे। इससे पहले जेपी नड्डा ने अगरतला में एक रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय की फाइलों में बंद नहीं होती हैं, हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए होती हैं। हम सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए करते हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान हैं और प्रधान सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं,
हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती है। सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, वंचितों की सरकार है, आदिवासी भाई बहनों की सरकार है। ये समाज की हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि इस तरह आपका आशीर्वाद हमें बार बार मिलता रहे और हम लोगों की सेवा करते रहें। ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज जम्मू पहुंचे और जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। कार्यभार संभालने के बाद जम्मू क्षेत्र में उनकी ये पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक है। इससे पहले वो कश्मीर गए थे। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में हुई इस बैठक में अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर की निगरानी करने वाले गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। विभिन्न जिलों के एसएसपी भी एक सत्र में शामिल हुए। समीक्षा से पहले बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने शनिवार को ऑपरेशनल ब्रीफिंग के लिए पुंछ में नियंत्रण रेखा एलओसी का दौरा किया। वो सीआरपीएफ, आईबी और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आज की चर्चा में शामिल होने वाले प्रमुख अधिकारियों में से एक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी और पुंछ के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबरों पर चिंता जताई है। इन खतरों को बेअसर करने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा संयुक्त अभियान के लिए एक रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इस साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 19 दिसंबर, 4, 5 और 11 फरवरी को 4 उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षाओं की अध्यक्षता कर चुके हैं। गृह सचिव का आज का दौरा 30 दिसंबर को कश्मीर में उनकी समीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर में उनका दूसरा सुरक्षा आकलन है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। चमरेर और पुंछ के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। इलाके में हथियारबंद लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। पुलिस, एसओजी और सेना के जवानों की एक संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थानों और संवेदनशील जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इलाके में तलाशी अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। और यहां समाचार में रुक रहे हैं एक विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नई सुबह, नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। पश्चिम बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय में 1 मार्च से ही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें लगातार विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक व्यवधान जारी है। इस बीच भाजपा और
VJYM के कार्यकर्ताओं ने आज बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी भी इस विरोध मार्च में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, आज मैंने शैक्षणिक संस्थान में चल रही अराजकता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रिंस अनवर शाह रोड पर नवीना सिनेमा से जादवपुर पुलिस स्टेशन तक VJYM और पश्चिम बंगाल भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विरोध मार्च में भाग लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से आग्रह किया कि जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में चल रही अशांति के मद्देनजर विश्वविद्यालय के भीतर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार परिसर में और उसके आसपास व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। साथ ही उन्होंने मांग की कि लंबे समय तक शैक्षणिक व्यवधानों से बचने के लिए राजनीतिक संगठन जिन्होंने विश्वविद्यालय में हिंसा को बढ़ाया है, जैसे कि वामपंथी और वामपंथी छात्र संगठन, TMC छात्र विंग और WBC UPA और JUTA को तुरंत भंग किया जाना चाहिए और शिक्षण, शोध, शैक्षिक और शैक्षणिक संबंधित कार्यों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बालूरघाट एक्सप्रेस में महिला के साथ अभद्र व्यवहार मामले में आरोपी माफिकुल इस्लाम को जमानत मिल गई है। इस मामले में भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। अमित मालवीय ने अपने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि NCW इंडिया के हस्तक्षेप के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने माफिकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया, जो बालूरघाट एक्सप्रेस में एक लड़की का गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था। लेकिन बंगाल के सभी VIP अपराधियों की तरह उसे भी उसी दिन जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी प्रशासन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मुस्लिम समूहों को विरोध करने और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बंगाली हिंदू लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे दी। इस बीच अपराधी जिम नवाज, जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान बताकर महिला को खतरे में डाला, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने में शामिल हुआ, वो अब भी फरार है। NCW ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अमित मालवीय ने लिखा कि अगर पश्चिम बंगाल पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने और आरोपी पर आरोप लगाने में विफल रहती है तो वो सभी दूसरे उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेंगे। उन्होंने लिखा कि वो पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री परवेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा नेता लोधी गार्डन में आयोजित वसंत महोत्सव में शामिल हुए और लोगों से बजट को लेकर सुझाव लिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो लोधी गार्डन में जनता से बजट और दिल्ली सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में सुझाव लेने आई हैं। ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री परवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाएं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के दिल्ली समृद्धि योजना पर दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आतिशी के बयान में निराशा और हताशा नजर आ रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मार लेना को काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते थे और आतिशी मार लेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज़्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानून प्रक्रिया को मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया, 5100 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित कर दिए। और जितने गड्ढे आतिशी मार लेना छोड़ के गए, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा। हमारी कमिटमेंट है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। उस दिशा में हमने कल कदम बढ़ा दिया। बहनों को महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये मिलने प्रारंभ होंगे। उसके साथ साथ दिल्ली का विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, उसको भी ठीक करना है। तो आतिशी मार लेना, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, 37 महीने हो गए पंजाब की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं, कृपा करके उन पर ध्यान दें। दिल्ली की चिंता हम कर लेंगे। वहीं भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आतिशी से पंजाब को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि पंजाब में महिलाओं को कब पैसे दिए जाएंगे। केजरीवाल जी ने दे दिए थे क्या? भगवंत मान ने दे दिए क्या? अपने गिरबान में झांकना चाहिए
पहले बात करनी चाहिए भगवत मान से और उसके बाद दिल्ली पे आरोप लगाना चाहिए। हमने जो संकल्प किया है उसको पूरा करेंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों में काम का तनाव कम करने के लिए रविवार को शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से यूनिटी क्रिकेट कप का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि खेल भावना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल भावना से तनाव कम होता है और एकता का स्वभाव बनता है। गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट की विजेता शहरी विकास मंत्रालय की टीम रही। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राहुल कपूर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। टूर्नामेंट यूनिटी कप का मेन उद्देश्य है, जो काफ़ी सीनियर ऑफिस वरिष्ठ अधिकारी है, सेक्रेटरी साहब है, एडिशनल सेक्रेटरी है, चेयरमैन अडको, चेयरमैन एनबीसीसी, डायरेक्टर जनरल सीपीडब्ल्यूडी, देन वाइस चेयरमैन डीडीए, ये सब टीम मिलके सीनियर वरिष्ठ अधिकारी काफ़ी हम लोग क्या करता है, सुबह से शाम तक हम लोग ऑफिस में काम करता रहता है। इससे क्या होगा, स्ट्रेस बस्टर है, थोड़ा यूनिटी भी रहेगा, हेल्थ भी सही रहेगा, ये मेन उद्देश्य है। खेल भावना जो है अपने आप में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में कोई काम करता हो, विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो या कर्मचारी किसी विभाग के हैं, मिलकर के जब खेलते हैं तो उनके मन में खेल भावना से काम करने का एक स्वभाव ये बनता है। कभी भी काम करते हुए तनाव ना आए, इसलिए इस प्रकार के आयोजनों से व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है कि खेल खेलेंगे, एक दूसरा कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन जीत हार का मतलब ये नहीं कि कोई जीवन से हार गया। कोई खेल भावना से भी थोड़ी देर के लिए एक प्रसंग आया, कंपटीशन हुआ, आज उसको मानो कम कोई अंक मिले या कम रन बनाए हैं, अगली बार और रन बनाएगा, दूसरा जो पहले से ज़्यादा बना रहा है वो और उससे ज़्यादा बनाएगा। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता की भावना सब में बनती है। और आइए बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 176 रन बना लिए हैं। रचिन रविंद्र और विल यंग ने टीम को तेज शुरुआत दी। हालांकि कीवी टीम का पहला क्रिकेट विल यंग के रूप में गिरा, जिन्हें वरुण चक्रवर्ती ने 15 पर LBW किया। इसके कुछ देर बाद ही कुलदीप यादव ने रचिन रविंद्र को 37 रन पर बोल्ड कर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। केन विलियमसन को 11 के स्कोर पर ही कुलदीप ने अपनी ही गेंद पर कैच करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। टॉम लैथम को 14 रन पर रविंद्र जडेजा ने आउट कर न्यूजीलैंड का चौथा विकेट गिराया। वहीं ग्लेन फिलिप्स को 34 रन पर वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड किया। फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार 2025 के आयोजन के इतर अपनी 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। ये फिल्म इस साल अपने रिलीज के 5 दशक पूरे कर रही है। इस खास मौके पर फिल्म की स्क्रीनिंग जयपुर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा में हुई। शोले को ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसमें संजीव कुमार, अमजद खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन ने काम किया था। सिप्पी के पिता दिवंगत जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित ये फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी। विशेष स्क्रीनिंग को लेकर रमेश सिप्पी ने कहा कि आईफा के 25 साल उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने शोले के 50 साल हैं। 25 years of AIFA are as important today as 50 years of Sholay. Together, we had a wonderful start last night, and it will continue not just tonight, but on and on. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने दिल्ली में KVIC के राजघाट कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 राज्यों में 205 मधुमक्खी पालकों को 2050 मधुमक्खी बक्से, हनी कॉलोनी और टूल किट वितरित किए। मनोज कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में गुजरात के बनासकांठा के दीसा में श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति का आह्वान किया था। इससे प्रेरित होकर KVIC ने 2017 में हनी मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 20,000 से अधिक लाभार्थियों को 2 लाख मधुमक्खी के बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियां मिल चुकी हैं। गांवों में स्वीट क्रांति फैलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप 2017 से हनी मिशन योजना शुरू की गई है। इस मिशन के तहत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों और मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों के साथ एक यादगार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मौजूद महिलाओं ने बड़ी भावुकता के साथ अपने अनुभव साझा किए। मेरा एक सपना था कि एक दिन मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलूंगी। वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। वो भी वुमेन्स डे के दिन हमने नहीं सोचा था कि हम मोदी साहब को मिल पाएंगे, पर हमारा आज सपना पूरा हो गया। हमारे मान थे समाज में, पर यहाँ मिल के हम जाएंगे तो हमारा 2 गुना हमारा मान बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज यहाँ तक आने का हमें मौका मिला, वो भी जो वुमेन्स डे है इसके हिसाब से हम सब यहाँ पे मिले। और जो हम आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत ही उनका जितना भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। मैं ड्रोन पायलट हूँ। मैं पायलट तो नहीं बन सकी लेकिन ड्रोन तो उड़ा सकती हूँ। प्लेन तो नहीं उड़ाएंगे लेकिन ड्रोन उड़ाएंगे क्योंकि मैं ड्रोन दीदी हूँ। और आज मोदी जी से मिलके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतने बड़े जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है उसे मिल रहे हैं। सर ने जो यहाँ लिखा है ना स्त्री स्वाभिमान, पर आज उनसे मिलके हमें अभिमान हो रहा है। हमारे साथ जुड़ी जो भी महिलाएं हैं उनको भी हमने लखपति दीदी बनाए हैं और आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम और दीदियों को भी लखपति बनाए, उनको कोई ना कोई काम सिखाए और आगे तक जाए। मैं तो लखपति हूँ और मेरे गांव की जो 80 से 100 महिलाएं हैं वो भी लखपति बन चुकी है। और हम वड़ा प्रधान मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें उसकी वजह से ही मिला है। तो बहुत बहुत आभार। टीबी मरीजों की पहचान के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन बड़ी कारगर साबित हो रही है। इस मशीन से मिनटों में जांच हो जाती है। खास बात यह है कि इसे कहीं भी सेटअप किया जा सकता है और जांच के लिए किसी भी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होती। इस एक्सरे मशीन को गांव में कहीं भी ले जाकर एक्सरे किया जा सकता है। टीबी जांच में यह गेम चेंजर साबित हो रहा है। कैसे मिनटों में एक्सरे मशीन एआई के जरिए टीबी की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मधुबेनिया गांव में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। डीडी न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला के मधुबेनिया गांव में है और आप यह देखिए कि एक शिविर लगा करके टीबी की स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। यहाँ पर एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन लगाई गई है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए एक्सरे की बड़ी अहम भूमिका होती है और इस एक्सरे मशीन को हाथ से चलाया जाता है, पोर्टेबल है और गांव-गांव में ले जाया जा सकता है ताकि टीबी के मरीजों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके। आप देखिए कि गांव में एक्सरे मशीन का उपयोग बहुत प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन का? ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे हम ये तो पता चलता है हमें कि हमारी आशा बहुओं को ये बता दिया गया है कि इन लोगों में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको कहते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन या उच्च जोखिम वाली जनसंख्या। अब उस उच्च जोखिम वाली जनसंख्या या वल्नरेबल पॉपुलेशन को इस तरह से ही जो आप देख रहे हैं एक्सरे करके हम उनके घर के पास ही पहुंच के ये देख लेते हैं कि इसको टीबी होने की कोई है कि नहीं। डॉक्टर का काम बच गया। उसको 5000 एक्सरे नहीं पढ़ने पड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बता दिया कि 600 में हमें कुछ एबनॉर्मल मिला। इस एक्सरे मशीन की क्या खासियत है? इस एक्सरे मशीन की ये खासियत है कि पहले क्या होता था, एक्सरे मशीन होती थी स्टेबल, वहाँ पर मरीज को जाना पड़ता था तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। अभी जो है हर एक्सरे मशीन तक इनका पहुँचना संभव नहीं है तो मशीन इनके पास पहुँच गई। तो इस तरह से बड़ी आबादी की वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग उनके घर के पास हो गई। इसका ये रिवोल्यूशनरी एक फ़ायदा है। दूसरा स्टेप है सर, वहाँ पे कंप्यूटर लगा है तो क्या डायरेक्ट थोड़ी देर में वहाँ पे विजुअल मिल जाता है? तो अभी अभी व्यक्ति का खींचा है वो भी ऐसे ही आ जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देती है कि इसमें कुछ एबनॉर्मल है या नॉर्मल है।
इतना बता देती है। मिनटों में, सेकंडों में इस तरह की पहचान आप कर सकते हैं? बिल्कुल, मिनटों में। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है और उसमें पोर्टेबल जो एक्सरे मशीन है उसका बड़ा अहम रोल है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। तुरंत एक्सरे की पहचान कर लेता है और बताता है कि ये मरीज संदिग्ध है, इनकी फिर से एक और अनदर जांच की जाए और इसके वजह से टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है और यही एक तरीका है जिससे टीबी के संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसकी सफलता इसी पर निर्भर है। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा है और इस चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 252 रनों का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 60 विकेट पर 252 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के लिए जेरेल मिचेल ने बनाए सबसे अधिक 63 रन, जबकि सचिन रविंद्र ने 37 और ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन की पारी खेली। इस वक्त की बड़ी खबर पूरे देश की निगाहें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबले पर टिकी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी का यह मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 252 रन का लक्ष्य रखा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला। आपको बता दें कि ब्रेसवेल ने अर्धशतकीय पारी खेली। चैंपियंस ट्रॉफी का यह खिताबी मुकाबला है जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए न्यूज रूम से। गौरव, 252 रन का लक्ष्य ये सामने रखा है भारत के। अब चेस करना होगा भारत के खिलाड़ियों को, बैट्समैन पर सारा दारोमदार। जाहिर तौर पर पराक्रम ये एक ऐसा स्कोर है जो कि कह सकते हैं कि एक न्यूजीलैंड ने फाइटिंग स्कोर जो है वो भारत के सामने रखा है, क्योंकि 250 का स्कोर जो है वो दुबई की इस पिच पर कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा, क्योंकि भारत को अब 252 रन चाहिए होंगे। और जिस तरह की ये पिच है दुबई की जिस पिच, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये पिच जो है वो धीमी है और इस पर बॉल जो है वो सही तरीके से यानी कि रुक करके बल्ले पे आती है, तो अंडर लाइट्स पे इस टारगेट को अचीव करना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी बात जुड़ी हुई है वो ये है कि भारतीय टीम ने हर मोर्चे पर अपने आप को इस पूरी चैंपियनशिप के दौरान एक तरह से कहना चाहिए कि चैंपियन के तौर पर सामने रखा है। तो जरूरी कदम यहां पर यह होगा कि जिस तरह से हमने देखा था कि भारतीय टीम को एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि पहले जो 10 ओवर हैं उसमें कोई विकेट जो है वो भारत अपनी ना खोए, क्योंकि ये एक ऐसा टारगेट है जहां पे अगर आपको बहुत तेज खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्राइक रोटेट कराते रहते हैं, सिंगल्स या 2 रन भी अगर आप निकालते रहते हैं, लगातार आप रन जो है वो करते रहते हैं, तो इसका प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं विरोधी टीम पर बनेगा और और जहां पे खराब गेंदें आपको मिले वहां पे आप बड़े शॉट्स के लिए जरूर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ध्यान टीम को रखना होगा कि शुरुआत के जो 10 ओवर हैं अगर उसमें कोई विकेट सामने नहीं आती है, क्योंकि खासकर हमने देखा है कि पिछले 2 मैचेस को अगर उठा कर देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में उठाकर देखें या फिर इससे पहले जो लीग स्टेज का जो मैच हुआ था जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था, उसमें भी हमने देखा था कि टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है, खासतौर से जो ओपनिंग बैट्समैन है रोहित शर्मा और शुभमन गिल, वो नहीं
चल पा रहे थे। तो ये एक बड़ी जरूर एक चिंता का विषय रहेगा। और पिछले मैच में हमने देखा था कि किस तरह से सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान भारत की टीम जो थी वो 32 रन पे अपने 3 विकेट गवा दिए थे और वहां से आपने एक लेकिन अच्छा कमबैक किया था और किस तरह से टीम ने जीत हासिल की थी वो भी हमको सबको पता है। तो यहाँ पर जरूरत बस इस बात की रहेगी कि इस बार जो टॉप ऑर्डर है वो एक अच्छी बुनियाद जो है वो अगर आप बना करके जाते हैं, अगर आप 10 ओवर में अगर आप विकेट नहीं गिराते हैं, खोते हैं या एक विकेट अगर गिरती भी है और आपके टोटल अगर 60 वोट के आसपास है तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है वो बाकी के बल्लेबाजों के लिए सामने होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भोपाल से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, 252 रनों का लक्ष्य है, भोपाल में आप मौजूद हैं, कैसा माहौल है और लोगों में किस तरीके का उत्साह है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखते बनता है। इस वक्त मैं मिनाल रेसिडेंसी के एरिया में हूं जहां पर लोग खासा उत्साह है। यहां बड़ी सी स्क्रीन लगाकर तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है वो यहां पर मैच देख रहे थे। हम उन्हीं से बात करते हैं किस तरह का लगा आपको अब तक भारत का प्रदर्शन। इस पूरे टूर्नामेंट में अपराजित योद्धा के रूप में पूरी भारतीय टीम सामने आई है और आज का पूरा मैच आप देख रहे थे यहाँ पर। मैच काफ़ी बढ़िया रहा। भारत ने इस बार काफ़ी अच्छी बारी खेली है, जैसा प्रीवियसली से उससे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खेला। बट जो स्टार्टिंग में कैच छूटा था उससे थोड़ा नुकसान रहा, बाकी का बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। जो क्या निकाला था वो वसूल हुआ है। अच्छा, अभी के समय में स्पिनर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप यादव हो गया। आज कुलदीप यादव ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं किया लेकिन फाइनल में 2 विकेट लिए जो इंपॉर्टेंट विकेट थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। 250 रन चेजेबल है और आसानी से चेज हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ दर्शक है। क्या मैच में 252 रनों का लक्ष्य दिया गया है? हाँ, 252 रन है और फाइनल है तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन बिल्कुल हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं और काफ़ी ओपनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। विराट कोहली भी फॉर्म में, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सब फॉर्म में, तो इतने रन तो बिल्कुल बनना। बिल्कुल, हमारे साथ और क्रिकेट प्रेमी हैं। लवकुश, क्या लगता है किस तरह का पिच थी और क्या अब 252 रनों का लक्ष्य दिया है? पिच स्पिन पिच थी काफ़ी है और 252 रन का लक्ष्य मेरे ख्याल से अच्छा लक्ष्य है और भारत को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सेंटनर की बॉलिंग जो है उसको खेल पाना भारतीय बैटरों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा। अब देखते हैं कि कैसी खेलती है भारत की टीम। और जैसा कैच छोड़े हैं आज भारतीय टीम ने वो काफ़ी निराशाजनक थे। बिल्कुल, स्पिनर का इस पिच पे खासा योगदान रहा है। न्यूजीलैंड के पास भी क्वालिटी स्पिनर हैं, ऐसे में भारत के लिए टारगेट एक 252 रनों का लक्ष्य और जो क्रिकेट प्रेमी है वो भी यही चाहते थे कि 260-275 के आसपास न्यूजीलैंड स्कोर दे पाए ताकि भारतीय जो क्रिकेटर है वो उससे चेस कर पाए। हमारे साथ आज का मैच किस तरह देखते हैं आप? आज का मैच काफ़ी बढ़िया रहा। स्टार्टिंग में तो लगा था कि कम से कम 300 तक बनेगा, बट 5 ओवर जाने के बाद जो विकेट लिया है वरुण ने और कुलदीप ने, बहुत बढ़िया लगा। ये आसान से चेज हो जाएगा। बिल्कुल, और भी हमारे साथ क्या आपको क्या लगता है? रोहित रन मारेगा, श्रेयस अय्यर भी मारेगा और इंडिया जीतेगी। ये तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि भारत ये मैच जीतेगा। जी, निश्चित रूप से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला दिल्ली से बने हुए। मुकेश, देखिए 252 रनों का लक्ष्य है और अब हम ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला जो है रोमांचक मुकाबला होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला है। लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रिया है इस स्कोर के बाद? बिल्कुल पराक्रम, आपने सही कहा, ये एक बड़ा मुकाबला है और फैंस के बीच में जो उत्साह है वो भी 7वें आसमान पर है। जिस तरह का आकाश चोपड़ा ने शुरू में ही रोहित शर्मा से पूछ लिया था कि कितना टोटल यहाँ पर देखते हैं, 260-270 का यहाँ एक्सपेक्टेशन शुरू से चल रहा था, 252 का टारगेट मिला है और एक अच्छा यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड ने शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वरुण ने अपना कमाल दिखाया, कुलदीप यादव ने अपना कमाल दिखाया, रविंद्र जडेजा ने दिखाया, वहां से उन्होंने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करी और 250 तक में समेटने की कोशिश करी और यहाँ पर 272 का स्कोरबोर्ड पर जो टारगेट है वो लग चुका है। ये फैंस भी हमारे साथ हैं, काफी देर से हैं। अंकल, किस तरह से देखते हैं इस टारगेट को, कितना इंपॉर्टेंट है आज का मैच? इंडिया न्यूजीलैंड की टीम 251 पर ऑल आउट हो गई है और मैं समझता हूं कि इंडिया कम से कम 280 रन बनाएगा और न्यूजीलैंड को बुरी तरह धूल चटाएगा।
बिल्कुल, आप बताइए जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसके बाद जो 252 रन अब जीतने के लिए चाहिए, एक इंपॉर्टेंट दिन आज। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो इंडिया अपना नारा लेके चली थी, रोक सको तो रोक लो, उस पर कायम रहेगी और ये सीरीज हम बहुत अच्छे 40 ओवर में ख़त्म कर देंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे, जो विकेट्स जिस तरह से वहाँ पर कैचेस ड्रॉप हुए, कैचेस इन मैचेस की कहानी है, ये जो 20-30 रन है एक्स्ट्रा, मेरे को लगता है इसकी वजह से। बिल्कुल जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैच मिस फील्डिंग करी है, लेकिन कोई नहीं, टीम में हमारी ओपनिंग के ऊपर अगर हमारा रोहित शर्मा चल गया ना तो वो एक तरफा मैच जिता देगा, लेकिन ऐसे बड़े मैच में मिस फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इंडिया फिर भी जीतेगी। आपको लगता है कि चेस करने में कौन से प्लेयर होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे? रोहित शर्मा, शुभम गिल और विराट कोहली, 3 मेरे मेन प्लेयर है जो तीनों मारेंगे आज। आप क्या कहेंगे, क्या कौन सा प्लेयर आज बड़ा बन के निकलेगा इस फाइनल के लिए? भैया मेरे हिसाब से इंडिया ने जो 4 कैचर छोड़े हैं, चलो छोड़े हैं वो ठीक है, पर स्कोर कम किया है। 251 चेंज है जो कि बन जाएंगे इजीली। 5 खिलाड़ी भी अगर 50 मारते हैं तो इजीली चेंज हो जाएगा, पर फिलहाल विराट कोहली शतक मारेगा आज और शुभमन गिल 50 मारेगा। मतलब टॉप ऑर्डर आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया इसको आसानी से जीतना चाहिए। टॉप ऑर्डर करेगा, लगता है बैटिंग में डेप्थ है हमारे पास, नंबर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। जडेजा, अक्षर पटेल, केएल राहुल, सब लोग बहुत बल्लेबाजी करते हैं और 250 का टारगेट पहले भी चेस किया गया है, 264 रन का, और इस बार भी चेस करेंगे और हम जीतने जा रहे हैं। पहली बार किया था तो वो भी एक रिकॉर्ड, बिल्कुल वो भी एक रिकॉर्ड था और इस बार दोबारा हम उसी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं और हम जीत के रहेंगे मैच। पराक्रम, देखिए जिस तरह से ये बात हो रही है कि इससे पहले भी रिकॉर्ड इन्होंने चेस करके दिखाया, जो 264 का था अभी 252 का है, लेकिन ये जो आवाजें हैं ये दिखा रही है कि किस तरह से भारतीय फैंस में यहाँ पर माहौल है खुशी का, और जिस तरह से जोश और उससे उत्साह से लबरेज है ये पराक्रम। निश्चित तौर पे आने वाले परिणाम आप देखेंगे। अगर एक संभलती हुई बल्लेबाजी हुई यहाँ पर, भारत ने शुरुआती 10 ओवर में अपने आप को संभाला, तो परिणाम भारत के पक्ष में होंगे और तीसरी बार भारत इस ट्रॉफी को लिफ्ट करेगा। बिल्कुल, संभलती हुई बल्लेबाजी की जरूरत है, लय बरकरार रखने की जरूरत है। और गौरव, ये महत्वपूर्ण है ऐसे में, चूंकि हमको न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सब के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो शुरुआती बल्लेबाज हैं वो लय बनाकर रखें और थम कर खेलें। आप मानते हैं ऐसा? जाहिर तौर पर पराक्रम, क्योंकि ये जो स्कोर है यहाँ तक भी अगर न्यूजीलैंड पहुंचा है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की गलतियां रही हैं, और वो गलतियां ये रही हैं कि आपने 4 बार जो है वो कैच छोड़े हैं। तो 4 कैच अगर आज छोड़े हैं तो न्यूजीलैंड जो है वो 251 रन का स्कोर जो है वो करने में कामयाब हुआ है। तो अब ज़रूरी रह गया है कि बल्लेबाज जो हैं वो इस स्कोर की अहमियत को समझे और वो इस बात को समझे कि अगर शुरुआत में अगर वो विकेट नहीं अपनी देते हैं, अगर एक अच्छी स्टडी शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है, पहले 10 ओवर के अंतर्गत अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है वो भारत को एक अच्छी शुरुआत दे देते, मैं नहीं कहता कि एक तेज शुरुआत दे, लेकिन अगर एक संभली हुई शुरुआत दे देते हैं, विकेट संभाल कर रखते हैं अपने पास, तो फिर ये टारगेट जो है बिल्कुल अचीवेबल है। लेकिन जरूर बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अंडर प्रेशर ना आए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है और खास तौर से उन्होंने भी इस पिच को अच्छे तरीके से पढ़ा है, और ये पिच वही है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान खेली गई थी, उसी पिच पर ये मुकाबला भी जो है वो हो रहा है। तो ऐसे में स्पिनर्स की जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासतौर से मिशेल सैंटनर जो है वो अच्छे फॉर्म में जो है वो दिख रहे हैं। तो अब जब गेंदबाजी की बात आएगी न्यूजीलैंड की, तो मिशेल सैंटनर से उम्मीद रहेगी, ग्लेन फिलिप्स से उम्मीद रहेगी, और खासतौर से अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो काइल जैमिसन जो है वो एक अच्छे कहना चाहिए खिलाड़ी हैं, और नेथन स्मिथ जिनको इस फाइनल मुकाबले के लिए रखा गया है मैट हेनरी की जगह पे, वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी सॉलिड है, और जो फील्डिंग है उस पर वो काफ़ी आगे रहे हैं। तो टीम इंडिया के लिए यहाँ पे ज़रूरी मंत्र ये रहेगा कि आप बड़े शॉट्स भले ही न पड़ जाए, लेकिन अपनी स्ट्राइक जो है वो लगातार अगर रोटेट करते रहते हैं और अगर विकेट नहीं गिरने देते हैं तो इसका जो सीधा प्रेशर है वो विरोधी टीम पर जाता है, और कहीं ना कहीं वहां पे फिर वो गलतियां जो होती हैं वो होने शुरू हो जाती हैं। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छा नर्व पे कंट्रोल करके आप अपनी बल्लेबाजी को भी अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं, और बल्लेबाजी में आपकी गहराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आशीष हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए। देखिए आशीष, क्रिकेट जो है वो भारतीयों के दिलों में बसता है, और हम ये देखते हैं कि बहुत ही भावनात्मक लगाव के साथ में जो भारत के नागरिक हैं वो क्रिकेट को देखते हैं, खासतौर से जब खिताबी मुकाबला हो चैंपियंस ट्रॉफी जैसा। मैं समझना चाहूंगा कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस क्रिकेटर से, किस बल्लेबाज से उनको उम्मीदें हैं, जरा वो आप बताएं वहां पर।
देखिए पराक्रम, यहाँ पर राजधानी भोपाल में जहाँ पर ये क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, सब अलग अलग क्रिकेट प्रेमी हैं। अब से कुछ ही देर बाद जब सेकेंड इनिंग शुरू होगी फिर यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ बढ़ जाएगी। कुछ समय के लिए ये ब्रेक हुआ है। जब तक जो क्रिकेट प्रेमियों से हमारी चर्चा हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, कोहली का बल्ला चलेगा, रोक सको तो रोको, इस तरह के यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है भारतीय आज जो अब से थोड़ी देर बाद इनिंग शुरू होगी, किसका बल्ला चलेगा? बल्ला शुभमन गिल का भी चल सकता है आज, और आज तो रोहित शर्मा का बल्ला चलना जरूरी है, क्योंकि इस पूरी इनिंग में, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक रोहित का बल्ला सही उस तरीके से चला नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। विराट कोहली ने भी 100 बनाए हैं, शुभमन गिल ने भी 100 बनाए हैं, लेकिन अभी रोहित शर्मा की 50 भी आनी बाकी है, तो रोहित का बल्ला चलना चाहिए इस इनिंग में। देखिए पराक्रम, यहाँ पर अब से और भी क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाज प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल मुकेश, आपसे सीधे तौर पर देखिए, जहां पर जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि रोहित शर्मा से अब लोग उम्मीद कर रहे हैं, रोहित शर्मा को अपने आप को साबित करना चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में अब ये समझना होगा कि वो प्रदर्शन कितना दमदार करते हैं। अंतिम प्रक्रिया मुकेश। बिल्कुल आपने सही कहा पराक्रम, रोहित पर इस बार बिल्कुल जिम्मेदारी होगी और थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने 50 कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं और बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं भारत के, वो कप्तान हैं। बड़े मौकों पर उन्होंने अपने बल्ले की जो है वो धमक दिखाई है और थोड़ा फास्ट खेलते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी अलग है कि स्कोर बोर्ड पे शुरुआती रन ज्यादा बना दें ताकि आने वाले प्लेयर्स को आसानी हो, क्योंकि स्लो पिच रहेगा, बॉल रुक करके आएगा, स्पिनर्स का यहाँ दबदबा रहेगा। ऐसे में हिटमैन को बहुत संभल कर खेलना होगा। कैसे देखते हैं आप? कुछ देर पहले बता रहे थे रोहित का भी 50 नहीं आया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार कुछ बन जाएगी? 100 मारेगा रोहित, बिल्कुल 100 मारेगा, और इस बार होली बनेगी, जीत के होली अच्छी तरह बनेगी। भारत माता की। और कौन सा प्लेयर आपको लगता है किंग कोहली पर काफी दबाव है, कि जिस तरह से उन्होंने 100 किया, 84 किया उनके? मुझे नहीं लगता कि किंग कोहली की इस मैच में शायद जरूरत पड़े इंडिया को। 10 ओवर इंडिया को टिक के खेलने की जरूरत है। अगर 10 ओवर इंडिया निकाल लेता है स्लो पिच पे तो वो 40 ओवरों में मैच खत्म कर देगा। और इस बार इंडिया पूरे भारत को 4 दिन पहले होली मनाने के लिए गिफ्ट में देगा चैंपियंस। ये एक बड़ी उम्मीद है, ये बड़ा उत्साह है यहाँ पर फैंस के बीच में। और पराक्रम, जैसे सेकंड इनिंग शुरू होगी तस्वीर साफ होगी किस तरह से भारतीय बल्लेबाजी जो है वो आती है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा से शुरुआत होगी। आने वाली फहरिस्त में भी बड़े खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या ने दिखाया, केएल राहुल ने दिखाया, जिनको लोग कह रहे थे कि नहीं वो लो प्लेयर हैं, एवरेज प्लेयर हो गए, लेकिन जब मौका मिला भारतीय बल्लेबाजी ने दिखाया। अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में और मेरे को लगता है इस बार भी वो शानदार प्रदर्शन करके यहाँ पर भारत को जीत का तोहफा देंगे और होली मनाने का इससे बड़ा मौका भारतीय बिल्कुल तो भारतीय टीम के जो हमारे जाबाज शेर हैं, जो खिलाड़ी हैं हमारे क्रिकेट के, उनसे पूरी भारत की उम्मीद है कि होली के पहले होली मनाने का, उत्सव मनाने का वो अवसर हम सभी को प्रदान करें। सभी की शुभकामनाएं भारतीय खिलाड़ियों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला, आशीष मंगल सोनी और गौरव का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल द्वारा नवनिबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान आचार्य भगवंत
श्री बुद्धिसागर सुरीश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के स्मारक सिक्के का भी विमोचन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा उन्होंने की। उन्होंने लिखा, गृह मंत्री ने, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने लिखा कि कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन मूल्य बनाने वाले पूज्य बुद्धिसागर सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में जारी ये स्मारक सिक्का उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन किया और इस विमोचन कार्यक्रम को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय की फाइलों में बंद नहीं होती हैं, हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए होती हैं। हम सत्ता का उपयोग जनता की सेवा के लिए करने के लिए आते हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान हैं और प्रधान सेवक के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती है। सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है। उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलितों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, आदिवासी भाई बहनों की सरकार है। ये समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि इस तरह आपका आशीर्वाद हमें बार बार मिलता रहे और हम लोगों की सेवा करते रहें। ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM का दौरा किया। उन्होंने अंतरिक्ष मनोविज्ञान पर उन्नत अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करते हुए एरोस्पेस चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने का आह्वान किया। यह पहला मौका है जब किसी रक्षा मंत्री ने इस संस्थान का दौरा किया है। रक्षा मंत्री ने संस्थान में उन्नत अनुसंधान केंद्र का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने हवाई और अंतरिक्ष यातायात में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर एरोस्पेस मेडिसिन में विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्षा के दृष्टिकोण से अंतरिक्ष युद्ध में भारत प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आप डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें, आज वारफेयर में स्पेस भी एक प्रमुख डोमेन के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। भारत ने इस ओर कदम आगे बढ़ाते हुए एंटी सैटेलाइट जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज पर अपनी महारत हासिल कर ली है। दुनिया भर में कई सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी अब स्पेस को एक्सप्लोर कर रही हैं। ऐसे में उन एस्ट्रोनॉट्स तक भी एरोस्पेस मेडिसिन की सुविधाओं को पहुंचाने में और उनके सामने आने वाले नए चैलेंजेस को टैकल करने की ओर भी हमें पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं, एक विराम के लिए बने रहिए हमारे साथ।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जुएल ओराम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय बजट 2025-26 एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। ये परिवर्तनकारी बजट गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता देता है। जुएल ओराम ने बताया कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र बजट आवंटन 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपए हो गया है, जो 45.79% की प्रभावशाली वृद्धि है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1261 युवाओं को ऋण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण आज प्रदेश में चारों ओर से निवेश आ रहा है। प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज जम्मू पहुंचे और जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। कार्यभार संभालने के बाद जम्मू क्षेत्र में उनकी ये पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक है। इससे पहले वो कश्मीर गए थे। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में हुई इस बैठक में अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर की निगरानी करने वाले गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। विभिन्न जिलों के एसएसपी भी एक सत्र में शामिल हुए। समीक्षा से पहले बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने शनिवार को ऑपरेशनल ब्रीफिंग के लिए पुंछ में नियंत्रण रेखा LOC का दौरा किया। वो सीआरपीएफ, आईबी और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आज की चर्चा में शामिल होने वाले प्रमुख अधिकारियों में से एक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी और पुंछ के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबरों पर चिंता जताई है। इन खतरों को बेअसर करने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह SOG द्वारा संयुक्त अभियान के लिए एक रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इस साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 19 दिसंबर, 4, 5 और 11 फरवरी को 4 उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षाओं की अध्यक्षता कर चुके हैं। गृह सचिव का आज का दौरा 30 दिसंबर को कश्मीर में उनकी समीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर में उनका दूसरा सुरक्षा आकलन है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। चमरेर और पुंछ के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया है। इलाके में हथियारबंद लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। पुलिस, SOG और सेना के जवानों की एक संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थानों और संवेदनशील जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इलाके में तलाशी अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।